नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। अभी आपको हम लाइव क्लासेस की क्लिप जो है पूरी शेयर करने वाले हैं। ड्राइंग मास्टर कमीशन 2023 का फर्स्ट ऑनलाइन लाइव क्लासेस का बैच हमारा शुरू हो गया है। अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये क्लासेस रहती हैं और अलग अलग टीचर्स द्वारा यहाँ पर टीच किया जाता है। तो एक ज्योमेट्री की क्लिप आप यहाँ पर जो है वो फर्स्ट क्लास की देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री में क्लास 1। कल हमने 2-3 पॉइंट देखे थे, उनको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। रेखाएं आज हम देखेंगे, रेखाएं और कोण। लेंस एंड एंगल। रेखाओं से पहले आपको जो है कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे रेखा से पहले बिंदु आता है, तो बिंदु क्या होता है, कल मैंने आपको कहा था कि ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है। ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी उसको जो ये मेंशन करता है बिंदु। बट आपने जो है वो डेफिनेशन क्लियर करनी है। मैंने आपको कहा है कि कल भी मैंने कहा था, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, वो बिंदु कहलाती है। तो लिख लें इसको, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या त्रिज्या समझते हैं, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो उसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है उसको बताता है बिंदु, एग्जैक्ट लोकेशन। और एक बिंदु से जो है आप अनंत लाइनें खींच सकते हैं। एक बिंदु से रेखाएं खींच सकते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि जो ड्राइंग मास्टर कमीशन है उसमें ज्योमेट्री आपको ज्यादातर थ्योरेटिकल आती है। ठीक है, प्योर ज्योमेट्री आपको नहीं आती है। प्योर ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो जहाँ पे प्योर मैथ चलता है वहीं पे यूज होती है। इसलिए आपको मैं ये डेफिनेशन वगैरह लिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। मान लो बिंदु से क्वेश्चन बनेगा तो जो आपको इन्हीं इन्हीं स्टेटमेंट से जो आपको थोड़ा सा घुमाएंगे। ठीक है, आपने पेपर दिए भी, आप जानते भी हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स के बनते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, वो सारे आपको हम करवाएंगे। और लास्ट टाइम जितना भी मैंने सिलेबस करवाया था मोस्टली वहीं से जो आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक हम इसमें करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी आपके जो है वो हम जो इसमें चला देंगे। लगभग 6-7 सब्जेक्ट आपके साथ में चल पड़ेंगे। त्रिज्या, थोड़ा सा त्रिज्या को भी देख लेते हैं। मैंने कहा कि त्रिज्या 0 होती है। त्रिज्या, जब भी त्रिज्या वर्ड यूज होगा तो मेन सर्कल की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, वृत्त है। वृत्त के अंदर ये जो पॉइंट है, अब देखो इसकी ना ही कोई लेंथ है, ना ही कोई लंबाई है, ना ही कोई चौड़ाई है। जब आप बिंदु की बात करेंगे तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु की ना ही लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। ठीक है, आप जानते भी हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, पॉइंट होता है ये। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट लाइन मैंने लिखी कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो। अब देखो इसकी त्रिज्या 0 है। त्रिज्या का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपकी, जैसे वृत्त के अंदर जब आप जैसे इसमें बात मैं करूं तो ये जैसे खींच दी तो इसको आप त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको स्टेटमेंट में बोल दिया कि ये जो त्रिज्या ये 0 है। ठीक है, मीन्स इसकी लंबाई नहीं है। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। अब
जब मैं बिंदु की बात करूंगा तो उसकी तो कोई लंबाई नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि बिंदु की ना ही लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। नेक्स्ट लेते हैं रेखा। कल भी थोड़ा सा देखा था हमने। रेखा, रेखा का मतलब कि इनके जो दोनों तरफ जो है वो ओपन होते हैं, अनंत होते हैं। इनकी दोनों जो साइड हैं ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं। एक रेखा अनिश्चित लंबाई की होती है। ठीक है, दोनों तरफ से बढ़ाने का मतलब है कि अनिश्चित लंबाई इसकी होती है। जैसे यहां पे जो मैंने रेखा ड्रॉ करी, आप इसकी पूरी लेंथ नहीं बता सकते हैं कि ये कितनी है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों साइडें जो है वो बढ़ रही है। मान लो यहां पर आपके पास बीच में कोई पॉइंट है ए और बी, ठीक है, बट उनके अलावा भी जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, जब यहाँ पे ए और बी के साथ स्टॉप हो जाएगी उसको हम बोलेंगे रेखाखंड। तो यही डिफरेंस होता है रेखा और रेखाखंड में। रेखाखंड में आप जो है एग्जैक्ट यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको बता सकते हैं। इंग्लिश में इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट। पहले इसको ड्रॉ कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए ए और बी। रेखा सिंपल रेखा में दोनों तरफ से अनंत तक ये बढ़ती है, बट जब आप रेखाखंड की बात करेंगे तो आप ये डिस्टेंस बता सकते हैं। मान लो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो लेंथ आपने बता रहे हैं ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसका जो डिस्टेंस बता सकते हैं रेखाखंड में। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। समझ आ रहा है? जो भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए वो समझ आ रहे हैं? स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है। मधु जी, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो रिज्वाइन करें। अगर हमारी तरफ से कोई इश्यू होगा तो किसी को नहीं दिखेगा। और जब कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी क्लास नहीं दिख रही है तो आप डायरेक्ट हमें ग्रुप पे मैसेज करें, क्योंकि ऐसे हम क्लास में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि सामने क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। बाकी किसी एक को नहीं दिखेगा तो वो क्या करें, अगेन रिज्वाइन करें, रिज्वाइन किया करें। ओके, नेक्स्ट यहां तक हमने कल भी किया था। नेक्स्ट है किरण। इंग्लिश में बोलते हैं रे।
क्या डेफिनेशन होती है रे की? एक रेखाखंड को किसी भी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर हमें किरण प्राप्त होती है। बोलने का मतलब है कि एक हमारे पास बिंदु होगा और एक तरफ से जो है वो क्या होगी, रेखा होगी, ठीक है, अनंत तक जो आपकी लाइन जाएगी, यहां तक इसमें निश्चित दूरी नहीं है, ये अनंत तक जा रही है। अनंत तक जा रही है, ठीक है। तो जो किरण है, किरण का मतलब यही होता है कि इसमें एक तरफ एंड पॉइंट होता है और एक तरफ जो है वो एंड पॉइंट नहीं होता है, एक निश्चित दूरी नहीं होती, एक तरफ इसका मुंह खुला होता है, एरो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो इसको हम किरण बोलते हैं। और किरण वर्ड बहुत बहुत जगह यूज होता है, जैसे एक रेखाखंड के ऊपर एक किरण, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेखाखंड आपके पास, रेखाखंड का मतलब हो गया कि कोई दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, जहां से एक रेखा खींची हुई है, वहां की एक निश्चित लंबाई है, वहां पर जो है एक रेखाखंड खींचा हुआ है, रेखा एक उनके ऊपर एक किरण जो है वो खींची हुई है। किरण का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है। एक किरण कुछ खींची हुई है, उससे दो कोण बन रहे हैं, तो कौन से कोण बनेंगे, इनको हम बोलेंगे आसन्य कोण। आगे इसको भी डिस्कस करते हैं, बट आपको मैंने बता दिया कि किरण वर्ड आपको जो है डेफिनेशन में मिलेगा। तो किरण का मतलब यही होता है कि एक तरह से आपको एरो वाली डेफिनेशन, एरो वाली लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, पहले बेसिक बेसिक देखें, उसके बाद ये सारे कंसेप्ट आप सीख जाएंगे, बार बार यूज होंगे तो आप इनको सीख जाएंगे। तो यहां पर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक किरण अनिश्चित लंबाई की होती है, प्रत्येक किरण, क्योंकि इसमें भी लंबाई आप नहीं बता सकते हैं, एक एंड पॉइंट तो होता है, बट फिर भी आप जब एक निश्चित लंबाई नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक तरफ इसका मुंह खुला होता है। प्रत्येक किरण अनिश्चित लंबाई की होती है, लंबाई में शॉर्ट लिख रहा हूं। आप लिखिए कि लंबाई की, लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, समांतर रेखा।
समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपको आवाज आ रही है? समांतर रेखा बिल्कुल इजी है कि ऐसी लाइंस जो आपस में कभी मिलती नहीं है वो समांतर रेखाएं हैं जी। ठीक है, खुल के बता सकते हैं, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सभी यहाँ पर अपने लिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर हैं वो सारे अपने लिए हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो वो कमेंट में पूछ सकता है। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं है, यही बोलेंगे, यही डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, कि दो समांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। एक और पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे मैं पूछता हूं, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी रहती है? घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या फिर घटती बढ़ती रहती है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, या फिर बराबर होती है, या फिर एक साथ घटती बढ़ती है? चार ऑप्शन आपको दिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे। जी बिल्कुल ठीक। जब आप समांतर रेखाओं की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइंस में कभी भी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है। बराबर दूरी रेखाओं में रहती है। रहती है। समझ गए? नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी रेखाएं, सुना नाम आपने? प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, काटती हैं, उन्हें परिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है?
मैंने यहाँ पे 2 रेखाएं क्यों बोला, 3 रेखाएं क्यों नहीं बोला? यहाँ पर मैंने 2 ही रेखाएं क्यों बोला? पैरेलल लाइंस आप 2 3 4 जितनी मर्जी बोल सकते हैं, पैरेलल होनी चाहिए। 3 रेखाएं क्यों नहीं बोला मैंने? कोई बता सकता तो बताएं। वो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब 3 रेखाओं की बात करते हैं तो वो रेखाएं बनती हैं सगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइंस इन्हें बोलते हैं हम। कनकरेंट लाइंस। जब 3 या 3 से अधिक लाइनें, 3 से अधिक रेखाएं किसी बिंदु को आपस में काटती हैं, उन्हें हम कनकरेंट लाइंस बोलते हैं, सगामी रेखाएं बोलते हैं। यही आपने जो क्लियरिटी करनी है, ठीक है, बुक में तो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा कि प्रच्छेदी रेखाएं, प्रच्छेदी रेखाएं कैसे होंगी? जैसे मान लो मेरे पास ये रेखा है, कोई रेखा मीन्स कि दोनों तरफ से ओपन होगी, रेखाखंड की बात नहीं कर रहा, मैं रेखा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 रेखाएं जब जहां पर काट रही हैं, ठीक है, किसी एक बिंदु के ऊपर ये काट रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। और यहां पर रेखाएं हैं 3 या 3 से अधिक किसी बिंदु के ऊपर काट रही हैं, 3 से अधिक भी ले सकते हैं आप यहां पर इस तरीके से। बिंदु ओ के ऊपर ये काट रही हैं सारी, ठीक है। तो इन लाइन्स को आपको क्या बोलेंगे? आप सगामी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है, कनकरेंट लाइंस बोलेंगे। समझ गए? इन कंसेप्ट्स को समझे, नहीं समझे? ओके। कल बिंदुओं के साथ मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, सरेख बिंदु। कोलिनियर पॉइंट। जैसे बिंदु है वैसे ही आपकी संरेख लाइन होती है, रेखा, ठीक है। एक में ही दोनों कंसेप्ट मैं बता देता हूं, कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर लाइन, ठीक है। जो संरेख बिंदु है, ठीक है, तो इसमें अपने किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखनी है? 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा के ऊपर हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे हो,
उसे संरेख बिंदु कहते हैं, ठीक है, या फिर संरेख बिंदु कहलाते हैं। कैसे? पिक्चर देखें, मान लो मेरे पास एक रेखा है, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? संरेख रेखा बोलेंगे जब इसके बीच में बहुत से बिंदु होंगे, इस तरीके के बिंदु होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु ले लिए ए, बी, सी और एक और ले सकते हैं आप डी, ठीक है। बोला है कि 3 या 3 से अधिक बिंदु, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा के ऊपर हों उन्हें हम संरेख बिंदु बोलेंगे, और इस रेखा को क्या बोलेंगे जिसमें एक ही रेखा के ऊपर बिंदु हैं, ठीक है, तो इसको हम संरेख रेखा बोलेंगे। तो दोनों ही आपको एक ही कंसेप्ट में बता दिए, रेखा। और जो असंरेख बिंदु होंगे वो एक रेखा के ऊपर नहीं होंगे, यही बनेगा। असंरेख को हम नेक रेखी भी बोलते हैं, एग्जाम में ये वर्ड भी यूज किया गया इसके लिए, नेक रेखीय, इसका मतलब यही है। नॉन कोलिनियर बोलेंगे इंग्लिश में, या फिर क्या बोलेंगे, और अनकोलिनियर भी बोल सकते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट बोल लें या फिर लाइन बोल लें, एक ही कंसेप्ट में। जब एक रेखा के ऊपर स्थित नहीं होंगे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे। तो क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे, और जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? असंरेख रेखा कहलाएगी। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जितने भी पॉइंट चलेंगे वो सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आपका शीर्षाभिमुख कोण। लिखें शीर्षाभिमुख कोण, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे गर्मी आती है तो थोड़ा सा मुश्किल को ठीक रहता है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट ही होते हैं। स्मुख कोण जिन्हें हम बोलते हैं, इनको हम स्मुख कोण भी बोल सकते हैं। स्मुख कोण जब दो रेखाएं, दो रेखा वर्ड भी मैं यूज कर सकता हूँ, या फिर दो प्रच्छेदी रेखा भी बोल सकता हूँ। ठीक है, प्रच्छेदी रेखा क्या 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 डेफिनेशन है? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं उनको हम प्रच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर दो रेखाएं ना बोलकर मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, दो प्रच्छेदी रेखाएं। ठीक है, जब एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। कैसे? जैसे ये मेरे पास दो प्रच्छेदी रेखाएं हैं, इसमें कोण बन रहे हैं यहां पर, इनको हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं, सामने वाले होते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने कोण 1 बोल दिया, ये जो कोण बना इसको मैंने कोण 2 बोल दिया, ये जो कोण बना इसको मैंने कोण 3 बोल दिया, और ये जो कोण बना इसको मैंने कोण 4 बोल दिया। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, चारों बराबर होते हैं, दो बराबर होते हैं, आसन्न कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से घुमा घुमा के डेफिनेशन पूछते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोणों की एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसके, जो आमने सामने वाले कोण होंगे, जो स्मुख कोण होंगे, वो ही बराबर होंगे। इसमें आप कोण 1 को कोण किसके इक्वल रखेंगे? कोण 4 के इक्वल रखेंगे, और जो कोण 3 है वो किसके इक्वल होगा? कोण 2 के इक्वल होगा। तो ये डेफिनेशन बनती है शीर्षाभिमुख कोण की। समझ गए? शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाले होते हैं, ठीक है, और वो आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण जो है उसमें बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ जो आमने सामने वाले होंगे वही बराबर होंगे। समझ गए? शीर्षाभिमुख कोण समझ गए? ओके, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से पहले आपको आसन्य कोण पता होना चाहिए। आसन्य कोण, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, आप में से कोई बताना चाहे डेफिनेशन तो बता सकता है आसन्य कोण की।
असन्य कोण की डेफिनेशन कोई बताना चाहे या फिर क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। माइक ऑन करके बताना चाहे तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। ये जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई, आपने इनको रिवाइज करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये बार बार यूज होंगी। ठीक है, तो असन्य कोण, रैखिक युग्म क्या होता है, शीर्षक मुख कोण क्या होते हैं, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये सारे ही आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। असन्य कोण, असन्य कोण मीन्स, लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। एक ही तल पर स्थित दो कोण असन्य कोण कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब उसमें कुछ कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, कंडीशनों को देखना। एक ही तल पर स्थित दो कोण असन्य कोण कहलाते हैं। कब? यदि पॉइंट 1 उनका शीर्ष, शीर्ष मीन जो वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु जो होता है, उनका शीर्ष एक ही हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ वर्ड भी आपको बुक में देखने को मिलता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। डैश में कर देता हूं यहां पर, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कि जब आप आसन्य कोण बनाएंगे, आसन्य कोण का मतलब ये होगा इसमें दो कोण होंगे। ठीक है, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। थर्ड पॉइंट, जो उभयनिष्ठ आपकी भुजा होगी, जो कॉमन भुजा होगी, उनके दोनों तरफ एक भुजा होनी चाहिए। ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं आपको फिगर से बताता हूं। कॉमन भुजा, कॉमन भुजा की जगह आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। कॉमन भुजा के दोनों तरफ एक एक भुजा होनी चाहिए, एक एक भुजा होनी जरूरी है। ठीक है, जो भी मैंने डेफिनेशन में लिखा, फर्स्ट पॉइंट था कि एक ही तल पर स्थित दो कोण असन्य कोण कहलाएंगे जब उनका शीर्ष एक ही हो। शीर्ष का मतलब बिंदु एक ही हो। ठीक है, यहां पर मैंने एक बिंदु से दो रेखा खींच दी। ठीक है, दो रेखाएं खींच दी। अब ये असन्य कोण बन गया, अब ये असन्य कोण नहीं बना। ठीक है, मान लो ये बिंदु ए है, ये असन्य कोण नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोण बन रहा है, दो कोण थोड़ी बन रहे हैं। एक ही कोण दिख रहा है आपको, एक ही कोण बन रहा है, यहाँ पर दो कोण थोड़ी बन रहे हैं। असन्य कोण हमेशा दो होंगे, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब इसमें कॉमन भुजा भी कोई नहीं है, तो उभयनिष्ठ कब बनेगी? जब इस टाइप के मैं क्वेश्चन, इस टाइप का मैं कोण बनाऊं और बीच में से मैं रेखा खींच दूं। अब देख लो, अब दो कोण बन गए और इन दोनों कोणों के बीच में जो है एक कॉमन भुजा कौन सी आ गई? ये बीच वाली आ गई। उनमें एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ हो। तो उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, दो कोणों में एक भुजा जो कॉमन हो। जैसे दो कोण बन रहे हैं, जैसे इस तरीके से भी बनते हैं।
जिसे आप रैखिक युग्म बोलते हैं, उसमें भी आसन्य वर्ड यूज होता है। तो इसमें देख लो, एक रेखा है, रेखा यहाँ पे कौन बन गया, यहाँ पे भी कौन बन गया, दोनों के बीच में कॉमन लाइन कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें भी कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं और इसमें भी कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, तो देखो यदि उनका शीर्ष एक ही हो, मीन्स कि जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही हो, ठीक है, शीर्ष बिंदु लिखना है, बिंदु लिखना चाहें तो बिंदु लिख सकते हैं, शीर्ष को ही बिंदु बोलते हैं, वर्टेक्स इंग्लिश में। शीर्ष बिंदु एक ही हो, ठीक है, उनमें एक भुजा उपनिष्ठ हो, बीच की मैंने बता दिया आपको, और कॉमन भुजा के दोनों तरफ आपको एक भुजा जब वो दिखाई देनी चाहिए, जरूर उसमें होनी चाहिए। तो देख लो, कॉमन भुजा के इस तरफ भी एक भुजा दिख रही है आपको और दूसरी तरफ भी आपको भुजा दिख रही है, और इसमें भी देख लो, इसमें भी आपको एक तरफ भुजा दिख रही है और दूसरी तरफ भी आपको भुजा दिख रही है, दोनों तरफ भुजा आपको दिख रही है कॉमन भुजा से। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है। इस कंसेप्ट को समझे या फिर नहीं समझे, आसन्य कोण को समझे नहीं समझे। आसन्य कोण तभी होंगे जब मान लो दो कोण बनेंगे और उनके बीच में जैसे कोण बनाने वाली जो एक रेखा होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी, बीच की होगी। ठीक है, और एक ही युग्म में भी हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। समझ गए? ठीक है, देखें नेक्स्ट आपका रैखिक युग्म, मोस्ट इंपोर्टेंट युग्म। जब दो कोण मिलकर, या फिर आप बोलेंगे दो असन्य कोण मिलकर जब सरल रेखा बनाते हैं उसे आप रैखिक युग्म कहते हैं। दो असन्य कोण, या फिर मैं दो तीन तरीके से आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। ये जब दो असन्य कोण मिलकर सरल रेखा बनाते हैं उसे रैखिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म आपका हमेशा इस तरीके का बनेगा जिसमें एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। आप देख लो, दो असन्य कोण मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं, सरल रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है, नीचे ये सरल रेखा बन रही है कि नहीं बन रही है, दो असन्य कोणों से एक सरल रेखा बन रही है। और जब आप रैखिक युग्म की बात करेंगे, मेरी बातें नोट डाउन कर लेना, जो लीनियर पेयर की जब आप बात करेंगे उसमें एंगल हमेशा कितना बनेगा, 180। डिग्री होगा। ठीक है, डेफिनेशन को मैं चेंज कर रहा हूं। यदि अब देखो, लिखने का तरीका देखो, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, यदि कोई किरण, किरण का मतलब क्या हुआ, जो एक तरफ से मुंह खुला हो उसका और एक तरफ से बिंदु हो, तो देख लो ये खड़ी तो है, नहीं है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार
बने असन्य कोणों का योग असन्य लिखा हुआ, इसको ठीक करके लिख लेना। असन्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको मैंने क्यों लिखवाया? मान लो इस तरीके से लाइन आपके पास और इस तरीके से आपकी किरण खड़ी है, तो मान लो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला जो है वो 120 होगा। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म के ऊपर कोणों का सम कितना बनता है? ये 180 बनता है। ठीक है, तो इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो भी असन्य कोण बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा। और आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भी। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको बोला है कि 45 डिग्री है और यहाँ पे आपको एंगल बना दिया है और बोला गया है कि एक्स की वैल्यू कितने हो, एक्स का मान कितना होगा। तो 180 में से आप क्या करेंगे? 45 माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका दूसरा एंगल होगा। ठीक है, तो 10 में से 5 चल गए तो 5 और 7 में से 4 चल गए तो 3 और यहाँ पर 1 का 1। तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 135 डिग्री होगा। समझे? तो लीनियर जो पेयर है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से एक डेफिनेशन और मैं आपको बता रहा हूं। यदि रेड कलर आपको दिख रहा है, आई थिंक ब्लैक ही दिख रहा होगा। यदि दो असन्य कोण वन 180 डिग्री हो, यदि दो असन्य कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उनकी जो बाहरी भुजाएं वो एक ही रेखा पर होंगी। ठीक है, तो उनकी अगर 180 डिग्री की कंडीशन होगी तो उनकी बाहरी भुजा जो बोले एक ही होगी। बाहरी भुजा देख लो तो एक ही तो होगी। इसमें देख लो, अब ये देख लो, बाहरी भुजा इसकी भी ये है और इसकी भी ये है, तो दोनों एक ही रेखा पर तो हैं। ठीक है, तो यही है कि डेफिनेशनें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए और डेफिनेशन ही आपको घुमाती हैं। उनकी बाहरी भुजाएं एक ही रेखा में होती हैं। नेक्स्ट, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। मान मेरे पास यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत से कोण बन रहे हैं। कोण कैसे कैसे भी बना सकते हैं आप। जैसे मैंने एक रेखा खींच दी यहाँ से मैंने एक रेखा और खींच दी, यहाँ से मैंने, आप में से किसी का फोन बज रहा है, किसी का माइक ऑन होगा। ठीक है, मान लो मैंने इसको यहाँ पे खींच दिया और तो एक ही बिंदु है, बिंदु के ऊपर बहुत से कोण बन रहे हैं। इन सभी कोणों की सम की जब हम बात करेंगे, ठीक है, इन सभी कोणों के सम की जब हम बात करेंगे तो ये कितना बनेगा? 360 बनेगा।
तो इस तरीके से आप बीच में भी खींच लें, इस तरीके से और खींच लें, एक बिंदु से और भी आप कोण बना सकते हैं, बट इन सभी का सम जो है वो कितना होगा, 360 होगा। तो आपको एग्जाम में 2-3 आ सकते हैं, या फिर आपको हिंट दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन हमने करने भी हैं अभी, तो ये सारे आप सीख जाएंगे। ठीक है।